कि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आज के सुविचार के साथ। और आज का सुविचार है सफलता का मंत्र। आप जितनी बार गिरोगे उससे एक अधिक बार उठना पड़ेगा। यू हैव टू गेट अप वन मोर टाइम देन यू फॉल। बच्चों, हमें कभी भी कर्मों का रोना नहीं रोना चाहिए। अगर हम असफल होते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो हम सफल ज़रूर होंगे। हम प्रयास ही ना करें, ये तो बहुत गलत बात है। हमें सफलता पाने के लिए असफलता का स्वाद जरूर चखना चाहिए, तभी तो सफलता दोगुना मज़ा देती है। आप कितनी बार भी गिरिए, प्रयास करिए कि आप उससे भी ज़्यादा दोगुनी हिम्मत के साथ दोबारा खड़े होइए, क्योंकि ये मायने नहीं रखता है कि हम कितनी बार गिरे हैं। जीवन में मायने ये रखता है कि गिरने के बाद हम दोबारा कितनी बार खड़े हुए हैं। थैंक यू। सुप्रभात। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है डिबेट। DEBATE, डिबेट। इसका हिंदी अर्थ है बहस, वाद विवाद, विचार विमर्श। फॉर एग्जाम्पल, a school held a debate on the topic library or sport club, which is more important. एक स्कूल ने वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की। उसका विषय था स्कूल में लाइब्रेरी या स्पोर्ट क्लब, क्या ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। टुडेज पजल, आज की पहेली। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास, सदा ही धरती पर चले, होए न कभी उदास। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है, ना हाथी है न घोड़ा है और ना वो दाना खाती है न घास खाती है, लेकिन बिना उदास हुए हमेशा धरती पर चलती रहती है। जी हाँ, इसका उत्तर है साइकिल। साइकिल एक ऐसी सवारी है जो बिना खाए पिए हमेशा धरती पर चलती रहती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इतिहास में सबसे पहले हम जानेंगे उदय शंकर जी के बारे में। उदय शंकर जी का जन्म 8 दिसंबर 1900 में हुआ था। ये भारत में आधुनिक नृत्य की जन्मदाता और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक एवं नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर है। इन्होंने आधुनिक भारतीय नृत्य की नींव रखी और बाद में 1920 और 1930 के दशक में उसे भारत, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय बनाया और भारतीय नृत्य को दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। अब चलते हैं आज ही के दिन की दूसरी घटना की ओर। 8 दिसंबर 1967 में पहली पनडुब्बी कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सबसे रोमांचक तथ्य यह है कि फ्रांस के सहयोग से देश में ही निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की आधुनिकतम पनडुब्बी को पिछले वर्ष नौसेना में शामिल किया गया था और इसका नाम भी कलवरी ही रखा गया है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं सोनम लेकर आई हूँ स्पेशल ऑफ द डे। पनडुब्बी सबमरीन एक प्रकार का जलयान है जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा मानव सहित आत्मनिर्भर डिब्बा होता है। पनडुब्बियों का सर्वाधिक उपयोग सेना में किया जाता रहा है और ये किसी भी देश की नौसेना का विशिष्ट हथियार बन गई हैं। यद्यपि पनडुब्बियां पहले भी बनाई गई थीं, किंतु ये 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई तथा सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में इनका जमकर प्रयोग हुआ। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो अब आप तैयार हैं आज की प्रश्नोत्तरी के लिए। आज की प्रश्नोत्तरी हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद के बारे में तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। बहुत ही खूबसूरत फूल है ना बच्चों कमल। तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? हाँ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली है। ये भी बहुत खूबसूरत होती है और पानी में कितनी अच्छी अच्छी अटखेलियां करती हैं। प्रश्न नंबर 4 बच्चों,
हमारे देश का राष्ट्रीय फल क्या है? वाह, यम्मी यम्मी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। हाँ, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आपने किताबों में कहानियां पढ़ी होंगी कि आम खाकर दूध पीने से हमारे शरीर को, बॉडी को बहुत ही ज्यादा ताकत मिलती है। तो चलते हैं बच्चों आज के आखिरी प्रश्न पर। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज की कहानी बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। कहानी इस प्रकार है बच्चों। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। तो बच्चों, संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया तो बच्चों तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है सिस्टम और व्यक्तिगत ईमानदारी। आज का विषय सभी शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप एक सिस्टम से जुड़े होते हैं और अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होते हैं तो भी आपको सिस्टम के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत सारी चीज़ों से समझौता करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम की सफलता में सिस्टम से जुड़े हुए लोगों की साफ नीयत का बड़ा अहम रोल होता है। और यह संभव ही नहीं कि एक सिस्टम में सभी की नीयत एक जैसी हो या सबकी सोच एक जैसी हो। यहाँ पर मायने इस बात के हैं कि आप खुद कितनी सच्चाई और ईमानदारी से अधिक सिस्टम को कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी सिस्टम तभी सफल है जब तक उसमें ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य और सिस्टम के प्रति ईमानदार हैं तो आप अपने सिस्टम की आवश्यकता है। सिस्टम कभी नहीं चाहता कि उसमें काम करने वाले लोग ईमानदार न हो। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके सिस्टम में आपसे नीचे और आपके ऊपर के लोग आप पर निर्भर रहेंगे। सिस्टम में आपसे ऊपर के लोग आपके कार्यों का श्रेय लेंगे तो आपके नीचे के लोग आपके अनुभव का लाभ लेंगे। आप अपनी जगह डटे रहें, क्योंकि जिस दिन आप डगमगाए ये सिस्टम डगमगा जाएगा। एक शिक्षक के रूप में हमें पूरे सिस्टम के बजाय अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी पर फोकस्ड रहते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मायने इसके हैं कि आप व्यक्तिगत रूप पर अपना कार्य कितनी सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं। जो आप बदल नहीं सकते उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई आवश्यकता नहीं, पर जो आप बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, आप उसे जरूर करें। क्योंकि जीवन में सही मायने में संतुष्टि तभी मिलती है जब आप किसी चीज को ईमानदारी से हासिल करते हैं, और ईमानदारी से हासिल की हुई चीज में पछतावा कभी नहीं होता। जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन एक लर्निंग आउटकम को लेकर ERAC गतिविधि की बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के हिंदी विषय के एलो कोड H407 के बारे में, जिसमें भाषा संरचना और व्याकरण से जुड़ा हुआ यह एलो है। आइए देखते हैं इस गतिविधि को हम कैसे करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजना में शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की गतिविधि ऐसे शब्दों के लिए है जो समान भाव रखते हैं, अर्थात पर्यायवाची से जुड़े हुए हैं, अर्थात या विलोम शब्द हैं। तो शब्द भंडार से जुड़ा हुई आज की गतिविधि है। इसके लिए बेहतर है कि हम छात्रों को 2 समूह में बांट दें। एक समूह समानार्थी शब्दों की बात करेगा, दूसरा समूह विपरीत शब्दों की बात करेगा। अब या तो आप स्वयं कोई कहानी सुनाएं, या जो भी पाठ्य पुस्तक का पाठ आप पढ़ाने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, तो उसको पढ़ने को कहें और उसमें जो कुछ खास शब्द आए उन शब्दों को आप बोर्ड पर लिखते चले जाएं। उन शब्दों को बोर्ड पर लिखने के बाद दोनों समूहों को काम दें। एक समूह उस शब्द का वैकल्पिक शब्द बताएगा, अर्थात उस शब्द को और किस तरह से बोलते हैं, जबकि दूसरा शब्द
उसका विपरीत शब्द बताएगा। उदाहरण के लिए यदि दिन शब्द कहीं आया है तो विपरीत शब्द के लिए हम रात का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को पहले हम समझा सकते हैं और इसी तरह से दिन का समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द दूसरा समूह बताएगा। जब छात्र इस प्रकार से प्रस्तुति दे रहे होंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ शब्द सही होंगे और कुछ सही नहीं भी होंगे। जो शब्द सही नहीं है उन पर विस्तार से चर्चा करें और समानार्थी और विपरीत अर्थों वाले शब्दों की संकल्पना को छात्रों को और ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट करें। ध्यान रहे कि ये शब्द ऐसे होने चाहिए जो दिन प्रतिदिन की लाइफ में प्रचलन में हों और छात्र उनसे परिचित हों। तो इस प्रकार से रोचकतापूर्ण गतिविधि आप कराते रहें। आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार से इस एलो को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।